नमस्कार क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हम अपनी जो पिछली कक्षा पढ़ने चल रही थी, जो हमारा टॉपिक उसी को आज आगे बढ़ाते हुए जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ पढ़ने रह गई थी उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आपका पुनः स्वागत है हमारी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अपने नोट्स को बेहतर तरीके से तैयार कर रहे होंगे। आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हम इस कक्षा का। आज जो हम पिछली कक्षा में पढ़ने पढ़ रहे थे उसी को हम आज पूर्ण करेंगे। पवनों के बारे में पहले हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो पढ़ा था कि पवनें क्या होती हैं। तो पवनें क्या होती हैं? पवनें गैसों का क्षैतिज प्रवाह होती हैं जो निरंतर एक दिशा में बहती रहती हैं। उनको हम पवनों के नाम से जानते हैं। उसके बाद में पढ़ा था हमने कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल क्या कहता है? कोरियोलिस बल कहता है कि जो पवनें हैं वो जब एक दिशा में बहती हैं, जैसे ये पवनें हमारी पृथ्वी पर चलती हैं, तो कोरियोलिस बल के कारण क्या होता है? ये पवनों की दिशा मुड़ जाती है। उसके बाद में पढ़ा था फेरल का नियम। फेरल के नियम ने क्या कहा था? फेरल के नियम ने बोला था कि जो पवनें हैं उत्तरी गोलार्ध में तो दाईं ओर मुड़ जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाएंगी। ये हमने पवनें, कोरियोलिस बल और फेरल के नियम को पढ़ा था। उसके बाद में हमने दाब कटिबंधों के बारे में पढ़ा था। दाब कटिबंध तो हमारी पृथ्वी पर हमें 7 दाब कटिबंध देखने को मिलते हैं। पहला वाला मिलता है हमें विषुवतीय निम्न दाब। कौन सा मिलता है? विषुवतीय निम्न दाब। उसके बाद में ध्रुवों पर हमने देखा था ध्रुवीय उच्च दाब। सेम कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में भी होगी, उस पर भी क्या होगा? ध्रुवीय उच्च दाब। उसके बाद में हमने पढ़ा था अधो ध्रुवीय। ये उच्च दाब से पवनें निम्न दाब की ओर गमन करती हैं। तो अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। कौन सा पढ़ा था? अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। दक्षिणी गोलार्ध में भी भाई अधो ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। उसके बाद में हमने पढ़ा था उपोष्ण उच्च वायुदाब। इधर भी उपोष्ण उच्च वायुदाब। हमने 7 दाबमान पेटियों के बारे में जाना था। विषुवतीय निम्न दाब 1, उपोष्ण वाली 2, आगे अधो ध्रुवीय वाली भी 2 हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 4 नंबर की, ये हमारी 5 नंबर की, ये 6 और ये 7। हमने जाना था कि जो हमारी पृथ्वी है उसको 7 दाब कटिबंधों में बांटा गया है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि जो विषुवतीय है वो निम्न दाब की है, अधो ध्रुवीय निम्न दाब वाली है और अधो ध्रुवीय निम्न दाब वाली है। उत्तरी गोलार्ध, यहाँ से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो उच्च दाब की कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में? उच्च दाब की। तो काउंट करेंगे उच्च दाब वालियों के 1 2 3 4। उच्च दाब की कितनी पेटियाँ बनती हैं? 4। निम्न दाब की, तो निम्न दाब की काउंट करेंगे हम वापस। निम्न दाब की काउंट करने के लिए अधो ध्रुवीय 1, विषुवतीय 2 और अधो ध्रुवीय 3, यानी कि हमारे पास में निम्न दाब की कितनी पेटियाँ बन गई? 3 पेटियाँ। तो 7 दाब कटिबंधों में बांटा था, जिनमें 4 तो उच्च दाब कटिबंध की बनती हैं और 3 निम्न दाब कटिबंध की पेटियों का निर्माण होता है। ये हमने 7 दाबमान पेटियाँ थी उनके बारे में विस्तृत अध्ययन कर लिया। आपको और अच्छी जानकारी चाहिए तो आप इसके पहले पार्ट को अवश्य देखें, जिससे आपको ये और बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो
वैश्विक पवनें हैं जिन्हें हम ग्राह्य पवनों के नाम से जानते हैं, वो वैश्विक पवनें पहले तो होती क्या हैं? वैश्विक पवनें वे पवनें होती हैं जो वर्ष भर बिना रुके निरंतर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, उन्हें हम वैश्विक पवनों के नाम से जानते हैं। तो वैश्विक पवनों में हमने पढ़ा था पहले कौन सा? पहले पढ़ा था हमने जो हमारी व्यापारिक पवनों को, व्यापारिक पवनों के बारे में, व्यापारिक पवनों के बारे में अच्छे से जाना था। उसके बाद में हमने पढ़ा था पछुआ पवनों को। उसके बाद में किसको पढ़ा था? पछुआ पवनों को, पछुआ पवनें, इसमें भी पछुआ पवनें। पछुआ पवनों को अच्छे से जान लिया था। व्यापारिक पवनें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा को जान लिया था। उसके बाद में हमने लास्ट वाली पढ़ी थी ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें। इनकी हमने दिशाओं के बारे में भी अच्छे से ज्ञात कर लिया था। व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा होती है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी होती है? वहीं ध्रुवीय पवनों की उत्तरी गोलार्ध में कौन सी दिशा होती है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी दिशा होती है? यहाँ तक हमने कल की कक्षा के अंदर अध्ययन कर लिया था। अब हमारे आगे बचती हैं मौसमी पवनें और कुछ स्थानीय पवनें जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इस कक्षा का। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को देखते हैं तो आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएंगे। और एक बार मेरा मानना है, एक बार अगर आपको ज्योग्राफी अच्छे से समझ में आ गई तो आप उसे कभी नहीं भूलोगी। हिस्ट्री की तरह इसमें रट्टा मारने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ इसे समझो और हमेशा के लिए अपने माइंड के अंदर स्थिर कर लो। तो ज्योग्राफी ये रट्टा मारने का नहीं, सिर्फ किसका है? ये सिर्फ हमें समझने की विषय है। तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी मौसमी पवनों को। ये मौसमी पवनें होती क्या हैं? तो नाम से ही जाहिर हो रहा है मौसम। क्या? मौसम। एक पर्टिकुलर मौसम में ये चलती हैं, इनको हम मौसमी पवनों के नाम से जानते हैं। तो वे पवनें जो मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं या उनमें परिवर्तन होता रहता है, मौसमी पवनें कहलाती हैं। वे पवनें जो मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं या उनमें जो परिवर्तन होता रहता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मौसमी पवनों के नाम से जानते हैं। मौसमी पवनें हमें मुख्य रूप से दो प्रकार की देखने को मिलती हैं। जो मौसमी पवनें हमारी, उनको हम बांटते हैं दो पवनों के अंदर। कौन सी? पहली है स्थलीय पवनें, दूसरी है जलीय पवनें। तो हम अब इन स्थलीय और जलीय पवनों को अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये स्थलीय पवन क्या है? सबसे पहले तो ये याद रखना कि जो नाम दे रखा है, मतलब जो नाम दे रखा है, ये पवन वहीं से शुरू होती है। जैसे स्थलीय पवन नाम दे रखा है तो ये स्थल से ही चलेगी। दूसरा नाम दे रखा है जलीय पवन। जलीय पवन से तात्पर्य ये जलीय पवन दे रखा है, मतलब ये जल से चलेगी। पहला कॉन्सेप्ट तो यहीं क्लियर हो जाना चाहिए अपना कि जो नाम है वहीं से ये पवन का उद्गम होगा। तो स्थलीय पवनें यानी स्थल से चलेंगी, जलीय पवनें यानी जल से चलेंगी। तो सबसे पहले हम जलीय पवनों के अध्ययन कर लेते हैं। जो जलीय पवनें होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहली बात मैंने बता दिया कि जो मौसमी पवनें हैं वो मौसम के एक मौसम पर्टिकुलर ही मौसम में चलती हैं। तो जो जलीय पवनें हैं वो हमारी ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। किस ऋतु में चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। ये हमारा अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। यहाँ अपने भारत के सापेक्ष में समझ लेते हैं इसको, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो जलीय पवनें किस मौसम में चलेंगी? जलीय पवनें चलेंगी हमारी ग्रीष्म ऋतु में, यानी गर्मी ऋतु में, जो गर्मी पड़ती हैं उसमें चलेंगी। अब गर्मियों में क्या होता है कि जो हमारे भारत का उत्तरी क्षेत्र है जिसमें हिमालय और जो कुछ पठार हैं, कुछ मैदानी क्षेत्र है, इसमें जब टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? जो पवनें यहाँ से होती हैं वो उठना प्रारंभ हो जाती हैं। जब यहाँ से पवनें उठ जाती हैं, ये पवन है, तापमान की अधिकता के कारण, टेम्परेचर की अधिकता के कारण क्या हुआ? ये पवनें ऊपर उठ जाती हैं। अब यहाँ पर क्या बन जाता है? निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, यानी यहाँ पर वायु थी या जो पवनें थी वो क्या हुई? यहाँ से ऊपर उठ गई। अब यहाँ पर हमारा क्षेत्र बन गया निम्न दाब का। कौन सा बन गया? निम्न दाब का। जब यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा तो इसे अब भरने के लिए पवनें चलेंगी। क्या चलेंगी? इसे भरने के लिए पवनें चलेंगी।
तो अब पवने कहाँ से चलेंगे, हमने पहले ही नाम पढ़ लिया जलीय पवने, जैसा नाम होगा मतलब पवने वहीं से चलेंगे। तो जो हमारा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, अब इनमें क्या होता है, इनमें उच्च दाब पाया जाता है, क्योंकि जल की वजह से क्या होता है, इनका टेम्परेचर बहुत जल्दी गर्म नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर उच्च दाब पाया जाता है। यहाँ पर निम्न दाब हुआ, यहाँ उच्च दाब है, हमने पहले ही पढ़ लिया पवने उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर गमन करती हैं। और अच्छे से आसानी से और समझ लेते हैं हम, ये हमारे भारत के सापेक्ष में, ये हमारा भारत है। हम पढ़ने जा रहे हैं जलीय पवनों को, किनको, जलीय पवनों को। जलीय पवनों में जब ग्रीष्म ऋतु में, कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान की अधिकता के कारण, सूर्य की जब किरणें पड़ती हैं तो तापमान की अधिकता के कारण यहाँ पर जो पवनें थी हमारी, जो पवनें थी वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। पवनें क्या हुई, यहाँ से ऊपर की ओर उठ गई, ये हमारी पवनें ऊपर की ओर उठ जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो क्षेत्र हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, निम्न दाब का क्षेत्र, निम्न दाब, यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। अब हमने पढ़ा था कि जो निम्न दाब है वहाँ पर पवनें कहाँ से चलेंगी, उच्च दाब से। उसकी अपेक्षा, इसकी अपेक्षा जो हमारा जलीय क्षेत्र है अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का, अरब सागर और इधर हमारी बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कम पाया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो पवनें होती हैं यहाँ पर क्या बन जाता है, उच्च दाब, क्या बन जाता है, उच्च दाब। यहाँ पर भी वही सेम कंडीशन है, यहाँ की जो पवनें हैं उनमें भी क्या बन जाएगा, उच्च दाब, क्या बन जाएगा, उच्च दाब। जब यहाँ पर उच्च दाब बन जाता है तो ये पवनें हमारी भारत की ओर चलना प्रारंभ हो जाती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। हमने सुना पहले पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान की अधिकता के कारण उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है उसमें जो पवनें होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, इसकी वजह से यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। इसकी अपेक्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब पाया जाता है। जब उच्च दाब पाया जाता है और यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण हो जाता है तो ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं। इन्हें हम जलीय पवनों के नाम से जानते हैं। इन्हें कौन सी पवनें कहा जाता है, जलीय पवनें। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, जलीय पवनों के नाम से जानते हैं। जलीय पवनें किस ऋतु में चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु के अंदर चलती हैं। कहाँ से चलती हैं, जल से चलती हैं। यहाँ पर क्या है, जल है, ये यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी जल है। तो जल से किस ओर चल रही हैं, इस तल की ओर। कौन सी ओर चल रही हैं, इस तल की ओर। तो इन्हें हम जलीय पवनों के नाम से जानते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या आप लिखो सबसे पहले जलीय पवनें। अब जलीय पवनों में लिखना क्या है, तो जलीय पवनों में आपको लिखना है, जब उत्तरी भारत में तापमान की अधिकता के कारण पवनें ऊपर की ओर उठ जाती हैं, ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिससे निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है। जब यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होगा तो क्या होगा, जो हमारी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर क्षेत्र है उसमें उच्च दाब पाया जाता है, उसमें उच्च दाब पाया जाता है। तो पवनें क्या होती हैं, तो पवनें उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती हैं।
होती हैं। क्लियर? इसको डायग्राम बना लेना आप, जो इसको आप आसानी से समझ जाओगे। ये हमारा भारत है, ये स्थलीय क्षेत्र है। जब यहाँ पर टेम्परेचर की अधिकता हो जाएगी, टेम्परेचर अधिक हो जाएगा, तो जो पवनें हैं वो ऊपर की ओर उठ जाएंगी। वहीं जो जलीय क्षेत्र है, उसमें उच्च दाब पाया जाता है, तो पवनें स्थल की ओर चलती हैं। इसे हम जलीय पवनों के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये कब होगी? ये ग्रीष्म ऋतु में। कब होगी? ग्रीष्म ऋतु में। तो ये तो थी हमारी कौन सी पवनें? जलीय पवनें। अब पढ़ते हैं हम स्थलीय पवनों को। किन पवनों को पढ़ते हैं हम? स्थलीय पवनों को। तो स्थलीय पवनों में क्या है? स्थलीय पवनों में इसका विपरीत हो जाएगा। इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इधर ग्रीष्म ऋतु है तो उधर क्या हो जाएगी? शीत ऋतु हो जाएगी। अब शीत ऋतु होते ही क्या होगा? जब शीत ऋतु हो जाती है तो जो हमारा उत्तरी भारत है, हिमालय की वजह से थोड़ा ठंडा रहता है। ठंडा रहता है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता। इसकी अपेक्षा जो हमारा अरब सागर और जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, जो क्षेत्र है उसमें क्या हो जाता है? निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। जब यहाँ निम्न दाब का निर्माण होता है तो यहाँ से पवनें उठ जाती हैं। जब यहाँ निम्न दाब का निर्माण हुआ तो ये स्थल से वापस पवनें चलने लग जाती हैं। याद रखना, इन्हें हम किस नाम से जाने जानते हैं? स्थलीय पवनों के नाम से जानते हैं। स्थलीय पवनें शीत ऋतु में क्या होता है? शीत ऋतु में हमारे हिमालय की वजह से जो हमारा उत्तरी भारत का क्षेत्र है वो अधिक ठंडा रहता है, और इसकी अपेक्षा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है उसमें क्या होता है? टेम्परेचर अधिक होता है। तो यहाँ पर से जो पवनें हैं वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। जब निम्न दाब का निर्माण हो जाएगा तो स्थल से ये जल की ओर पवनें चलेंगी। और अच्छे से समझ लेते हैं स्थलीय पवनों के बारे में। स्थलीय पवनों के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। स्थलीय पवनें चलेंगी कब? तो स्थलीय पवनें हमारी किस ऋतु में चलेंगी? वो किस ऋतु में चल रहे हैं? ग्रीष्म में। तो इसमें कौन सी चलेंगी? शीत ऋतु में। किस ऋतु में चलेंगी? शीत ऋतु के अंदर। ठीक है। अब शीत ऋतु में कैसे चलेंगी? ये हमारा उत्तरी भारत है, ये पवनें हैं। ये हमारे जलीय क्षेत्र अरब सागर, ये पवनें हैं। ये हमारा बंगाल की खाड़ी, ये पवनें। जब शीत ऋतु में हिमालय की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो ज़्यादा नहीं होता। इसकी अपेक्षा यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? अधिक होता है। इस वजह से यहाँ की जो पवनें हैं वो उठ जाती हैं। यहाँ से जैसे ही पवनें बाहर की ओर निकलेंगे तो यहाँ पर किस क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा? निम्न दाब का। किसका हो जाएगा? निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण हो जाएगा। जैसे ही अब निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण होता है और यहाँ टेम्परेचर की कमी के कारण किस क्षेत्र का निर्माण हुआ? उच्च दाब का। किसका? उच्च दाब का। अब हमने पढ़ा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी। तो स्थलीय पवनें कहाँ से चलती हैं? स्थल से जल की ओर चलती हैं। इन्हें स्थलीय पवनों के नाम से जानते हैं। कब चलती हैं? शीत ऋतु में चलती हैं। पढ़ लिया। उत्तरी भारत में टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ का तापमान कम रहता है, इसलिए जो पवनें हैं वो क्या हो जाती हैं? यहाँ पर स्थिर रहती हैं। यहाँ पर इसकी वजह से उच्च दाब का निर्माण हो जाता है। इसके विपरीत जो हमारे जलीय क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है? जो टेम्परेचर थोड़ा इसकी अपेक्षा अधिक होता है। तो ये गैसें हैं, ये पवनें हैं, वो अपनी वहाँ से ऊपर उठ जाती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण होता है। अब निम्न दाब का निर्माण हुआ तो स्थल से जल की ओर पवनें चलती हैं। इन्हें हम स्थलीय पवनों के नाम से जानते हैं। ये तो हमारी स्थलीय और जलीय पवनें दोनों हो गई। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्थलीय पवनों को। स्थलीय पवनें। स्थलीय पवनें क्या होती हैं? जब शीत ऋतु में उत्तरी भारत में तापमान कम होता है, जबकि इसकी अपेक्षा जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी उसमें तापमान उच्च
होता है, जिसकी वजह से पवनें वहाँ निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। इस वजह से स्थल से जल की ओर, इस वजह से पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं। स्थल से जल की ओर चलती हैं। इनको स्थलीय पवन कहा जाता है। पवन कहा जाता है। समझ में आ गया? ये स्थल से किसकी ओर चल रही है? जल की ओर चल रही हैं। डायग्राम के रूप में देखना चाहो तो देख सकते हो। ये उत्तरी भारत है, यहाँ पर ये उच्च दाब का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाता है। इसकी अपेक्षा जो हमारा जलीय क्षेत्र है उसमें क्या होता है? तापमान अधिक होता है। तो यहाँ की जो पवनें हैं वो ऊपर उड़ जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? निम्न दाब का निर्माण हुआ तो हमने पढ़ा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलेंगी। तो ये तो थी हमारी स्थलीय पवनें। कौन सी? स्थलीय पवनें। और स्थलीय पवनें कब चलती हैं? ये चलती हैं शीत ऋतु में। तो ये थी हमारी स्थलीय और जलीय पवनें। आगे ये जो हमारी दो मौसमी पवनें थी, स्थलीय और जलीय पवनें, हमने इनको पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं हम। आगे है हमारी पर्वत समीर और घाटी समीर। ये तो कौन सी थी हमारी? स्थलीय और जलीय पवनें, उनको हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम पर्वत समीर और घाटी समीर। मैंने पहले ही कहा था कि जो पवनें जहाँ से प्रारंभ होती हैं उनको वही नाम दे दिया जाता है। अब इसको आप अच्छे तरीके से देखिए, इसमें फ़र्क क्या है वो भी नोटिस कीजिए। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ। देख लिया? फ़र्क भी देख लिया होगा, क्या फ़र्क है? तो इसके अंदर हमें क्या फ़र्क है? सबसे पहला फ़र्क देखना है हमें। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे क्या हो रही है? रात। नोटिस किया था ये? यहाँ पे दिन। क्या हो रहा है? दिन। हमारी ज़िंदगी में भी सेम वही कंडीशन है। हम किस नज़रिए, किस एंगल से सोचते हैं। जब हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है तो हमारे सभी कार्य सकारात्मकता की ओर चले जाते हैं। जब हमारे अंदर वही सोच नकारात्मकता की आ जाती है तो सभी कार्य नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं। इसीलिए अपने जो पॉजिटिव व्यूज़ है, अपना जो देखने का नज़रिया है, उसे हमेशा सकारात्मक रखिए। क्योंकि हम ये तो नहीं है कि समय को बदल सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं, इतना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उन परिस्थितियों से लड़ तो सकते हैं। इतना तो हमारे अंदर साहस है कि हम उन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। जब हम परिस्थितियों का सामना कर ही रहे हैं तो हम क्यों ना उसे सकारात्मकता की सोच के साथ करें। क्योंकि इंसान के अंदर जब नकारात्मकता आ जाती है, एक नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, तो उससे जो हमारे साथ सही हो रहा है वो भी गलत लगने लग जाता है। जैसे किसी कार्य के लिए हम बाहर गए, बाहर जाते जैसे रास्ते में जा रहे हैं, हम रास्ते में सोचते जा रहे हैं यार ये कार्य तो नहीं होगा, ये कार्य तो नहीं होगा। हम इसके बारे में यहीं से थॉट्स बनाते जा रहे हैं, यहीं से विचार है उसके हमारे बारे में क्या कहते जा रहे हैं, ये कार्य तो नहीं होगा। तो वो क्या होगा? वो कार्य होगा भी नहीं। रेयर कंडीशन है कि वो कार्य हो जाए, लेकिन जब हमारी सोच ही उसके खिलाफ है तो वो कार्य होगा कैसे। इसीलिए जो अपनी सोच है, जो हमारी माइंड की सोचने की क्षमता है, उसे हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप जैसी भी परिस्थिति हैं, आप जिस भी हाल में हैं, आप जैसे भी हैं, आप मस्त हैं, आप अपने हिसाब से बेटर हो। क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ खूबियां तो कुछ खामियां सभी के अंदर देखने को मिलती हैं। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है इस दुनिया के अंदर। यहाँ तक कि भगवान को भी देख लो आप,
लोगों ने नहीं छोड़ा तो हम तो इंसान हैं। इस वजह से आप तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहो, क्योंकि इंसान की जब तक कोई पहचान नहीं होती, जब तक भी कुछ खुद काबिल नहीं बन जाता, जब तक काबिल नहीं बनेगा तब तक लोग उसे नहीं जानेंगे। लेकिन जैसे ही काबिल बन जाता है तो लोग सब जानने लग जाते हैं, लोग उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जब तक काबिल नहीं होंगे तो उसकी बात नहीं सुनी जाती है। इसीलिए अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोगों के पीछे तुम नहीं, तुम्हारे पीछे लोग चलें। तो अब यही है कि जो पवने हैं सामाजिक बातें भी ज़रूरी हैं थोड़ा सा, उसके साथ में अपना अध्ययन कार्य भी बहुत ज़रूरी है। पर्वत समीर और घाटी समीर। पर्वत समीर से तात्पर्य हो रहा है कि पर्वतों से नीचे की ओर आ रही है। घाटी समीर में क्या होता है, ये घाटी से यानी नीचे का जो क्षेत्र है स्थलीय क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्र की ओर जा रही है। ये किस क्षेत्र से जा रही है, घाटी क्षेत्र से, इसलिए इसे घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं पर्वत समीर को। किसको पढ़ लेते हैं, पर्वत समीर को। तो पर्वत समीर में क्या याद रखना है, पर्वतों से किसकी ओर चल रही है, स्थल की ओर चल रही है। ये हमारा पर्वत है, पर्वत से किस ओर चलेगी, स्थल की ओर, तो पर्वत समीर। ये हमारी पर्वत है, पवने चलेंगी पर्वतीय समीर, पर्वतीय समीर। और ये कब चलती हैं याद रखना, रात्रि के समय। कब, रात्रि के समय, रात्रि के समय। जब रात्रि के समय जो हमारा तापमान होता है तो पर्वतीय क्षेत्र पर ऊंचाई होने के कारण क्या हो जाता है, तापमान निम्न पाया जाता है, जबकि स्थलीय क्षेत्र पर क्या होता है, तापमान उच्च पाया जाता है। तापमान उच्च पाया जाता है। यहाँ पर तापमान क्या पाया जाएगा, निम्न तापमान पाया जाएगा। अब यहाँ पर जो तापमान उच्च पाया जाता है उसकी वजह से जो पवने हैं वो पवने यहाँ से उठ जाती हैं। इसकी वजह से ये जो क्षेत्र है वो निम्न दाब का क्षेत्र का निर्माण करता है। कौन सा करता है, निम्न दाब क्षेत्र का निर्माण करता है। अब निम्न दाब क्षेत्र का और यहाँ पर टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या पाया जाता है, उच्च दाब। उच्च दाब से फिर पवनें क्या करेंगी, चलेंगी कहाँ की ओर, निम्न दाब की ओर। तो ये तो था हमारा पर्वत और ये तो था हमारी क्या था, ये स्थल है। क्या है, स्थल। तो ये पर्वत से स्थल की ओर चलती हैं। लेकिन हमने पढ़ा था जो जहाँ से पवनें प्रारंभ होंगी उनको वही नाम दिया जाएगा, इसीलिए इनको पर्वत समीर के नाम से जाना जाता है। एक और इनका नाम पूछा जाता है कि पर्वत समीर अवरोही होती है या आरोही होती है। तो इसमें कौन सी होगी, ये ऊपर है और ये नीचे की ओर आ रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे जानते हैं हम अवरोही के नाम से। किस नाम से, अवरोही के नाम से। किस नाम से, अवरोही के नाम से। डिसेंडिंग याद रखना, अवरोही आरोही में सबसे अधिक कंफ्यूज होते हैं हम कि अवरोही क्या होती है और आरोही क्या होती है। हमें अच्छे से आता है लेकिन एग्जाम हॉल का जब प्रेशर होता है तो हम भूल जाते हैं। तो याद रखना अवरोही डिसेंडिंग होती है। कौन सी होती है, डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग यानी घटता हुआ, तो ये ऊपर से क्या हो रही है, घटते हुए आ रही है, इसलिए हम इनको किस नाम से जानते हैं, अवरोही के नाम से जानते हैं। किस समीर को, पर्वत समीर को। समझ आ गया होगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पर्वत समीर में। जब रात्रि के समय पर्वतों पर तापमान है निम्न पाया जाता है, उसकी अपेक्षा स्थलीय क्षेत्र में तापमान उच्च पाया जाता है, तो स्थलीय क्षेत्र की पवनें हैं वो दूसरी दिशाओं में प्रभाव हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण हो जाता है। उसके बाद जो उच्च दाब वाला क्षेत्र है, यानी कि जो पर्वत से हमारे स्थल की ओर जो पवनें चलती हैं उन्हें हम पर्वतीय समीर के नाम से जानते हैं। इनको हम अवरोही पवनें भी कहते हैं। लिखाऊं या ठीक है, चलो लिख लेना आप, एक बार और देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये तो कौन सी हो गई हमारी पर्वतीय समीर। आगे है हमारी घाटी समीर, तो वही हमारा पर्वत रहेगा। अब इसमें विपरीत हो जाएगा, उसमें कब हो रहा था, रात्रि के समय। तो ये जो हमारी घाटी समीर थी उसके क्या हो जाएंगे, बिल्कुल विपरीत हो जाएंगी। वो उस समय क्या हुआ था, वो रात्रि के समय होती है, दिन के समय होंगी। अब दिन के समय क्या होता है घाटी समीर में, किसको पढ़ रहे हैं हम, घाटी समीर को।
घाटी समीर में क्या होता क्या है, घाटी समीर में ये होता है सूर्य का जब तापमान पड़ता है तो जो हमारे पर्वत का ऊपर वाला भाग है यहाँ पर क्या होता है, तापमान अधिक पाया जाता है। इस वजह से जो ये हमारा टेम्परेचर अधिक हुआ, इसकी वजह से जो पवनें हैं वो उठ जाएंगी। अब यहाँ से ये पवनें निकल जाती हैं तो यहाँ पर कौन सा क्षेत्र का निर्माण हो गया, तो ये हमारा हो गया निम्न दाब का, कौन सा, निम्न दाब का निर्माण हो जाएगा। इसकी अपेक्षा अगर हम नीचे देखते हैं स्थलीय क्षेत्र में तो तापमान कम पाया जाता है। जब तापमान कम पाया जाएगा तो वायु दाब क्या होगा, उच्च वायु दाब। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, उच्च वायु दाब। अब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवनें गति करेंगी। तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, घाटी समीर के नाम से जानते हैं। घाटी समीर स्थलीय क्षेत्र से पर्वतों के ऊपर की ओर जाने वाली समीर को हम घाटी समीर के नाम से जानते हैं, याद रखना। अब ये क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है यानी कि प्लस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था, घट रहा था। तो इसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं, आरोही पवनों के नाम से। किस नाम से, आरोही पवनें। दोनों को कंबाइंड में पढ़ना चाहो, वो रात्रि के समय होगा, ये दिन के समय होगा। उसमें पवनें पर्वत से नीचे की ओर आती हैं और घाटी समीर में क्या होता है, पवनें नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब सूर्य का तापमान पर्वतों के उच्च शिखर पर पड़ता है इस वजह से वहाँ तापमान अधिक हो जाता है और पवनें ऊपर की ओर उठ जाती हैं। उसी की अपेक्षा अगर स्थलीय क्षेत्र में देखा जाता है तो वहाँ तापमान क्या होता है, कम पाया जाता है। इसकी वजह से उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। तो पवनें स्थलीय क्षेत्र से किसकी तरफ, पर्वतों के उच्च शिखर की ओर चलती हैं। इसे हम घाटी समीर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारी पर्वत और घाटी समीर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अब बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट जिनसे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है स्थानीय पवनें। जो स्थानीय पवनें हैं वो स्थान विशेष की जलवायु व तापमान के आधार पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवनों के नाम से जाना जाता है। जैसे किसी स्थान में गर्म प्रदेश में चलती है गर्म पवनें, ठंडे प्रदेश में चलती है तो ठंडी पवनें। तो किसी स्थान विशेष की जलवायु व तापमान के आधार पर जो पवनें चलती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम जानते हैं स्थानीय पवनों के नाम से। अब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक तो गर्म पवनें और ठंडी पवनें। आज हम अच्छे से पढ़ेंगे ये गर्म पवनें किस देश में चलती हैं, कहाँ से चलती हैं, ठंडी पवनें किस देश के अंदर प्रवाहित होती हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, गर्म पवनों को। गर्म पवनें सभी जानते हैं, अपने यहाँ राजस्थान वाले हैं तो वो तो विशेषकर जानते होंगे, क्योंकि गर्म पवनें हैं तो राजस्थान में गर्मी भी अधिक पड़ती है। क्यों, मरुस्थल की वजह से। तो गर्म पवनें मरुस्थलीय क्षेत्र में चलती हैं। तो गर्म पवनें, कुछ गर्म पवनों को मैंने यहाँ दर्शाया है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैप में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये हमारा एशिया, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी पवनें चलती हैं या कौन कौन सी पवनें हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में जो महत्वपूर्ण पवनें हैं उनको दर्शाया है, बाद बाकी जो अन्य पवनें हैं उनके बारे में हम नॉर्मली पढ़ लेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले चिनूक पवन। कौन सी, चिनूक पवन। याद रखना कौन सी पवन है, गर्म पवन है। तो गर्म पवन है चिनूक पवनें उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करते हुए प्रेरित घास के मैदान में जो बर्फ जमी होती है उसे पिघलाने के काम आती है। कौन सी, चिनूक पवन। चिनूक पवन चलती कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में। दूसरा एक सांता आना पवन। ये कहाँ चलती है, ये चलती है कैलिफोर्निया में। कहाँ चलती है, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में कौन सी पवन चलती है, वो चलती है सांता आना। प्रेरित घास का मैदान कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। 3 फैक्ट क्लियर इससे। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में, प्रेरित घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में, चिनूक पवन किस में चलती हैं, उत्तरी अमेरिका में। सांता आना कैलिफोर्निया, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में चलती है। उसके बाद में एक और चलती है उत्तरी अमेरिका में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लैक रोलर। कौन सी, ब्लैक रोलर। तो कौन कौन सी हो गई हमारी, चिनूक, सांता आना, ब्लैक रोलर।
यहाँ पे याद रखना है इसको, चिनूक को। चिनूक बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि ये रॉकीज पर्वत को पार कर करके उत्तरी अमेरिका में प्रेरिज घास के मैदान में जो बर्फ जमी हुई होती है उसे पिघलने का काम करती है। आगे पढ़ते हैं हम यूरोप। यूरोप में ट्रेमोट्रॉन, कौन सी पवन चलती है? ट्रेमोट्रॉन। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे ये हमारे एशिया और यूरोप को आल्प्स पर्वत अलग करता है। तो आल्प्स पर्वत, यूरोप, एशिया। रूस, ये हमारा रूस है। इसके नीचे सिरक्को बहुत ही महत्वपूर्ण पवन है जो कि काराबुरान चीन में चलती है। कहाँ चलती है? काराबुरान चीन में। सॉरी, सिरक्को पवन ये चलती है सहारा मरुस्थल से। कहाँ से चलती है? सहारा मरुस्थल से। अब सहारा मरुस्थल से कहाँ चलेगी ये? सहारा मरुस्थल से चलती है हमारे भूमध्य सागर को पार करते हुए, जो हमारे उत्तरी वाला क्षेत्र है, पूर्वी वाला क्षेत्र है, उसकी ओर गमन करती है। तो इसको सिरक्को क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये रक्त वर्षा करने वाली भी कहा जाता है। ये इटली क्षेत्र में रक्त वर्षा करती है क्योंकि सहारा मरुस्थल के जब ये चलती है तो वहाँ से ये मिट्टी को अपने साथ ले लेती है। भूमध्य सागर को पार करते वक्त इसमें से आर्द्रता ले लेती है। जब आर्द्रता और मिट्टी का इसका भार अधिक हो जाता है तो उसे बारिश कर देती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रक्त वर्षा करने वाली पवन कहा जाता है। दूसरी एक चलती है कालाहारी मरुस्थल है हमारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में, इसमें चलती है वर्ग। और एक ऑस्ट्रेलिया में चलती है व्रिकफोल्डर। कौन सी चलती है? व्रिकफोल्डर। न्यूजीलैंड में चलती है नॉर्वेस्टर। कौन सी? नॉर्वेस्टर। जापान में कौन सी चलती है? यूमा। काराबुरान कहाँ चलती है? चीन के अंदर। कहाँ चलती है काराबुरान? चीन के अंदर। लू हमारे भारत में चलती है। भारत में कहाँ? राजस्थान से बिहार की ओर गमन करती है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण पवनें थी जिन्हें मैप के अंदर समझाया गया है। हालांकि हम इन पवनों के बारे में एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो आगे चलते हैं हम। आगे सबसे पहले गर्म पवनें। तो गर्म पवनों में सबसे पहली पवन पढ़ेंगे हम सिसुम को। किसको? सिसुम को। सिसुम सहारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। ये हमारा सहारा मरुस्थल है, ये सिसुम है। ये किसकी ओर? अरब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा खमसिन भी कहाँ से चलती है? सहारा मरुस्थल से। कहाँ की ओर चलती है? मिस्र देश की ओर। किस देश की ओर? मिस्र देश की ओर चलने वाली पवन है। खमसिन अरबी भाषा का शब्द है। पूछ लिया जाता है खमसिन किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है 50। क्या होता है? 50 यानी ये ग्रीष्म काल में जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें कितने दिन तक चलती है? ये 50 दिन तक चलती है। ये जो हमारी खमसिन पवन है ये सहारा मरुस्थल से मिस्र देश की ओर प्रवाहित करती है। खमसिन अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है 50, और ये 50 दिन तक प्रवाहित होती है। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। जब ग्रीष्म में चलेगी तो कौन सी पवन होगी? गर्म पवन है। और सिसुम सहारा मरुस्थल से अरब क्षेत्र की ओर प्रवाह करती है। आगे है हमारी गिबली, सहारा मरुस्थल से। ये हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हमारा सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल से लीबिया देश की ओर चलती है। कौन सी पवन है? गिबली। याद कैसे रखेंगे? गिबली को लीबिया, इसमें भी ली। तो थोड़ा सा इनको आप एग्जाम हॉल में क्या कर सकते हैं? इनको कनेक्ट कर सकते हो। गिबली लीबिया। तो सहारा मरुस्थल से किधर चल रही है? ये चल रही है लीबिया देश की ओर। उसके बाद में सिरक्को। कौन सी है? सिरक्को। सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहती हुई इटली की ओर चलती है। ये इटली में रक्त वर्षा करती है। पूछा जाता है क्वेश्चन, रक्त वर्षा वाली पवन कौन सी है? सिरक्को। कहाँ से चलती है? सहारा मरुस्थल से। कहाँ चलती है? इटली की ओर। किसकी ओर? इटली की ओर। अब हमने पढ़ लिया था ये सहारा मरुस्थल से तो क्या उठा लेती है? मिट्टी, अपने साथ में मिट्टी ले लेती है। और ये भूमध्य सागर से क्या ले लेती है? जल। जब ये मिट्टी और आर्द्रता को लेकर के साथ चलती है, जब इसका भार अधिक हो जाता है तो ये क्या कर देती है? इटली में बारिश कर देती है। जब ये बारिश कर देती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? रक्त वर्षा, क्योंकि जो लाल पीली मिट्टी को अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। जब लाल पीली मिट्टी ऊपर से बारिश के रूप में आती है तो ऐसा लगता है जैसे रक्त वर्षा हो रही हो। और ये लाल पीली मिट्टी
लाल पीली मिट्टी उठाकर ले जाती है तथा भूमध्य सागर से आर्द्रता ले जाती है, जो आल्प्स पर्वत से टकराकर वर्षा करती है। जो हमारा आल्प्स पर्वत है उससे टकराकर क्या कर देती है, इटली में वर्षा कर देती है। तो दोनों समझ में आ गए। गिबली सारा मरुस्थल से लीबिया देश में, सिरक्को सारा मरुस्थल से इटली देश की ओर। ये सारा मरुस्थल से तो लाल पीली मिट्टी भूमध्य सागर से आर्द्रता ले जाती है, आल्प्स पर्वत से टकरा करके ये क्या करती है, इटली में रक्त वर्षा करती है। इसे रक्त वर्षा के नाम से जाना जाता है। आगे हमारा चिली, ये भी सहारा मरुस्थल से चलती है। चिली भी कहाँ से चलेगी, सहारा मरुस्थल, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ से क्या चलेगी, चिली चलती है। और चिली सहारा मरुस्थल से ट्यूनेशिया देश की ओर चलने वाली पवन है। ये किसकी ओर चलती है, ट्यूनेशिया की तरफ, ट्यूनेशिया की तरफ चलती है। आगे है लेवेस, कौन सी है, लेवेस। चिली ट्यूनेशिया, चिली ट्यूनेशिया, चिली ट्यूनेशिया, चिली ट्यूनेशिया। लेवेस सहारा मरुस्थल से स्पेन, लेवेस स्पेन, लेवेस स्पेन। तो इधर किसकी तरफ चलती है, स्पेन की तरफ चलती है। कौन सी, हमारी लेवेस पवन। उसके बाद में लेसर, लेसर चलती है सहारा मरुस्थल से मडारी और कनारी द्वीपों की ओर। जो लेसर है वो किधर की चलती है, कनारी और मडारी द्वीपों की तरफ प्रवाहित होती है। तो लेवेस स्पेन में, चिली ट्यूनेशिया में, और लेसर किस तरफ चलती है, कनारी और मडारी द्वीपों की ओर प्रवाहित होती है। आगे आप इनको अच्छे से आराम से अपने नोट्स में उतारिए, आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको जो महाद्वीप हैं हमारे, जो विश्व मानचित्र है, उनके माध्यम से भी आपको दर्शाया जाएगा किस स्थान पर कौन सा स्थान है। अब एक और महत्वपूर्ण पवन, एक तो सिरक्को हो गई हमारी रक्त वर्षा वाली, एक और इम्पोर्टेंट है वो है हरमट्टन पवन। कौन सी, हरमट्टन पवन है। ये सहारा मरुस्थल से नाइजीरिया देश की ओर प्रवाहित होती है। ये तो हमारा क्या है, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल से किधर चल रही है, नाइजीरिया की ओर, नाइजीरिया की ओर, नाइजीरिया की ओर चलती है। ये आर्द्रता को कम करती है, ये आर्द्रता को क्या कर देती है, आर्द्रता को कम कर देती है। एक सेकेंड जी, ये आर्द्रता को कम कर देती है, इसलिए डॉक्टर पवन कहा जाता है। इंपोर्टेंट, उसको क्या कहा गया था, सिरक्को वाली को उसको कहा गया था रक्त वर्षा करने वाली। इसको डॉक्टर पवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं। तो यहाँ से जब ये पवन आती है तो ये आर्द्रता को, पवन कौन सी है, गर्म, तो जैसे ये यहाँ से आएगी तो यहाँ की आर्द्रता को ख़त्म कर देगी, तो लोगों को क्या होगा, सर्दियों से राहत होगी। इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, डॉक्टर पवन के नाम से। डॉक्टर क्या काम करता है, डॉक्टर काम करता है हमें राहत देने का। क्या काम करता है, राहत देने का। तो ये भी क्या कर रही है, हमें राहत दे रही है। तो हरमट्टन को डॉक्टर पवनों के नाम से जाना जाता है। सहारा मरुस्थल से क्या करती है, नाइजीरिया की तरफ चलती है और आर्द्रता को ख़त्म करती है। आगे है वर्ग, हमने पढ़ लिया था वर्ग कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में प्रवाहित होती है। ये हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है कालाहारी मरुस्थल, तो इस वाले क्षेत्र में चलती है वर्ग। आगे जोंडा, जोंडा चलती है अर्जेंटीना देश में, अर्जेंटीना देश में पेंटागोनिया मरुस्थल में प्रवाहित होती है। इनसे और भी फैक्ट हमारे क्लियर हो रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में पूछ लिया जाता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अफ्रीका में। अर्जेंटीना देश में कौन सा है, पेंटागोनिया मरुस्थल। तो जोंडा अर्जेंटीना, जोंडा अर्जेंटीना, वर्ग कालाहारी मरुस्थल में प्रवाहित होती है। एक ब्लैक रोलर को हमने देख लिया, यूएसए देश के मध्य जो क्षेत्र है उसमें प्रवाहित होती है। सांता आना को भी देख लिया हमने, यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में प्रवाहित होती है। वर्ग कहाँ चलती है, काला मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। जोंडा अर्जेंटीना के जो पेंटागोनिया मरुस्थल है उसमें प्रवाहित होती है। जो ब्लैक रोलर है वो कहाँ चलती है, यूएसए के मध्य भाग में प्रवाहित होती है। सांता आना कहाँ चलती है, ये यूएसए के कैलिफोर्निया प्रांत में प्रवाहित होती है। ये हमारा यूएसए है, इसके मध्य से जो गुजरती है वो कौन सी वाली है, वो है ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर। एक जो हमारे कैलिफोर्निया प्रांत में चलती है वो है सांता आना, कौन सी है, सांता आना। तो जोंडा चलती है अर्जेंटीना में, कहाँ चलती है, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना वैसे भी फेमस है फुटबॉल के लिए, किसके लिए, फुटबॉल के लिए, क्योंकि सर्वाधिक फुटबॉल के जो कप जीते हैं वो किसने जीते हैं, अर्जेंटीना ने। आगे है चिनूक पवने, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारी, कौन सी, चिनूक पवने।
चिनूक पवने यूएसए देश के प्रेरीज मैदान में रॉकीज पर्वत को पार करके आती है और जो बर्फ जमी रहती है उसको पिघलाती है। हमने पढ़ लिया था, ये हमारा रॉकीज पर्वत है। कौन सा है? रॉकीज पर्वत। मैप में पहले ही देख लिया था हमने इसको। रॉकीज पर्वत में ये हमारा प्रेरीज घास का मैदान है। कौन सा है? प्रेरीज। प्रेरीज घास के मैदान पर जो बर्फ जमी होती है उसे क्या कर देती है? पिघला देती है, क्योंकि ये कौन सी पवन है? गर्म पवन है। इसीलिए इसे हिमभक्षणी, यानी कि जो बर्फ होती है उसे खा जाने वाली, हिम यानी बर्फ, भक्षणी यानी भक्षण करने वाली, यानी बर्फ को खाने वाली पवन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? चिनूक पवन को। चिनूक को हिमभक्षणी डॉक्टर पवन किसे कहा जाता है? हरमट्टन को। सिरक्को को रक्त वर्षा वाली पवन कहा जाता है। कभी इनके उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं तो आप याद रखना, इसको स्नो ईटर कहा जाता है। किसको? चिनूक पवन को। कहाँ चलती है? ये उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करते हुए प्रेरीज घास के मैदान में जो बर्फ जमी होती है उसको पिघलाने का कार्य करती है। आगे आगे हमारी फोन फ्रांस। फोन पवनें कहाँ चलेंगी? फ्रांस देश में। ये कहाँ प्रभावित होती हैं? फ्रांस देश में। अंगूर पकाने में सहायक होती है जिससे शराब उत्पादन में वृद्धि होती है। जो फोन है फ्रांस में चलती है और ये अंगूर के उत्पादन में सहायक होती है। जब अंगूर के उत्पादन में सहायक होती है तो जाहिर सी बात है अंगूरों से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। तो ये क्या करती है? शराब उत्पादन में सहायक होती है और उसमें क्या करती है? वृद्धि करती है। बसंत काल में ये चारागाह के विकास में का कार्य करती है और जब बसंत काल आता है तो ये किसके विकास में कार्य करती है? चारागाह के विकास में कार्य करती है। लू के बारे में हम सभी जानते हैं। जो गर्म पवनें हमारे भारत में प्रवाहित होती हैं उन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। ये भारत में राजस्थान से बिहार की ओर चलने वाली गर्म पवनें हैं जिन्हें लू कहा जाता है। लू भारत में चलती है, फोन फ्रांस में चलती है। अंगूर पकाने में सहायक है। जब अंगूर पकेंगे तो शराब बनेगी, तो शराब वृद्धि में भी सहायक है। बसंत काल आएगा तो बसंत काल में चारागाह में सहायका काम करती है या जो विकास का काम करती है। काराबुरान कौन सी है? काराबुरान। काराबुरान कहाँ है? चीन में। नाम भी काराबुरान चीन में। चीन के नाम ही काराबुरान जैसे ही है, उसकी हरकतें भी ऐसी हैं। तो यहाँ पर कौन सी पवन चलती है? काराबुरान पवन चलती है। आगे हमारा योमा जापान में प्रवाहित होती है। जो हमारी योमा पवन है वो कहाँ होती है? जापान में प्रवाहित होती है। एक और है कोयम्बैग। ये इंडोनेशिया देश में प्रवाहित होती है। तंबाकू की फसल को हानिकारक है। जो कोयम्बैग है ये इंडोनेशिया में तंबाकू की फसल को हानिकारक है। ये जो फैक्ट हैं वो आपको रटने ही पड़ेंगे। सिर्फ ये इनकी लोकेशन से आप थोड़ा सा और आसान हो जाता है, पर ये फैक्ट है वो तो रटने ही पड़ेंगे। तो योमा जापान में होती है, कोयम्बैग इंडोनेशिया में तंबाकू की फसल को हानिकारक होती है। ब्रिक फोल्डर हमने पढ़ लिया। ब्रिक फोल्डर ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलती है? ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में। ऑस्ट्रेलिया के भी किस प्रांत में? विक्टोरिया प्रांत में चलती है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। अब समस्या ये आती है कि सर इनको याद कैसे करें? तो याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि हमें अगर गर्म याद नहीं हो रही तो ठंडी याद कर लेंगे, पर हम याद तो करके रहेंगे क्योंकि हमें भी अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को क्या करना है? पूरा करना है। तो हम याद तो करके छोड़ेंगे, चाहे तुम कितना भी जोर लगा लो, पर हम याद तो करके छोड़ेंगे। किसको? पवनों को। तो नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। ब्रिक फोल्डर ऑस्ट्रेलिया में। कोयम्बैग इंडोनेशिया में। योमा जापान में। योमा जापान, कोयम्बैग इंडोनेशिया, ब्रिक फोल्डर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में प्रवाहित होती हैं। आप इनको लिख लें 1-2 बार, 3 बार, 4 बार दोहराएं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये तो थी कौन सी हमारी गर्म पवनें। अब ठंडी पवनें। या तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है गर्म पवनों के बारे में, हरमट्टन पूछ लेगा कि डॉक्टर पवन किसे कहा जाता है, तो हरमट्टन को। सिराकों को रक्त वर्षा वाली कहा जाता है, या इनकी उत्पत्ति या किस देश में प्रभावित होती है ये पूछ लिया जाता है। पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी पवन गर्म है और कौन सी पवन ठंडी है। तो हम अब ठंडियों के अध्ययन करेंगे, बाद में ठंडी को कैसे याद करें उसका भी ट्रिक बनाई है। तो ये है बोरा। क्या है हमारे पास में? बोरा है। बोरा कहाँ से है? एड्रियाटिक सागर के क्षेत्र में प्रवाहित होती है। जब सागर में प्रवाहित होगी तो कौन सी होगी? ठंडी। नॉर्मल सी बात है, स्थल पर चल रही है वो सभी क्या होंगी? गर्म। तो ये क्या है? ठंडी है। दूसरी है बुरान। कौन सी है? बुरान। तो बुरान कहाँ है?
एक और थी काराबुरान, काराबुरान कहाँ थी? चीन में। तो ये कौन सी है? सिर्फ ओनली बुरान है। बुरान कौन सी है? रूस देश। तो रूस देश साइबेरिया क्षेत्र में प्रभावित होती है। साइबेरिया क्षेत्र में जो क्षेत्र है वो बहुत ही ठंडा प्रदेश है। यहाँ पर जो वनस्पति भी होती है, तो वनस्पति भी क्या होती है? शंकु प्रकार की, मतलब ऐसे हो जाती है वनस्पति, क्योंकि ना ऊपर से बर्फ गिरती है, बर्फ गिरने की वजह से जो पत्तियाँ, जो पेड़ का आकार होता है वो ऐसा हो जाता है। तो याद रखना, रूस में ठंड ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पर कौन सी चलती है? बुरान। किस क्षेत्र में चलती है? साइबेरिया वाले क्षेत्र में। आगे है ब्लेजार्ड या तड़ित झंगा। जैसे ठंड लगती है तो हमारे हाथ पैर थोड़े से कांप लग जाते हैं, तड़ित से हो जाते हैं, तो याद रख सकते हो तड़ित झंगा को ऐसे, ब्लेजार्ड या तड़ित झंगा। ये कहाँ चलेगी? कनाडा देश के उत्तरी भाग में प्रभावित होती है। ये कनाडा में हिमवर्षा, याद रखना इंपॉर्टेंट बन जाती है ब्लेजार्ड और तड़ित झंगा। किस वजह से? क्योंकि ये कनाडा देश में क्या करती है? हिमवर्षा, यानी इतनी ठंड होती है कि अपने साथ में बर्फ़ की बारिश करती है। क्या करती है? बर्फ़ की बारिश करती है, जिसे हम स्नो रेन के नाम से जानते हैं। आगे है बिली वाव। दो हैं, ये कंफ्यूज कर सकते हैं। एक तो बिली बिली है जो ऑस्ट्रेलिया में चलती है, वो भी ठंडी है। बिली वाव ये भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सॉरी अलास्का के, यूएसए का जो अलास्का क्षेत्र है उसमें प्रभावित होती है। तो याद रखना, एक और है बिली बिली। बिली बिली, बिली बिली कहाँ चलेगी? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली, बिल्ली बिल्ली कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। और बिली वाव यूएसए की। यूएसए में भी कहाँ पर? जो अलास्का क्षेत्र है, अलास्का क्षेत्र में प्रभावित होती है। आगे बोरा, बोरा कहाँ लेके गए हम? एड्रियाटिक सागर में। बुरान साइबेरिया क्षेत्र रूस में। ब्लेजार्ड या तड़ित झंगा कनाडा देश के उत्तरी भाग में। ये क्या करती है? हिमवर्षा करने में सहायक है। फिर बिलीबाव, बिलीबाव कहाँ चलती है? यूएसए देश के अलास्का क्षेत्र में प्रभावित होती है। ये हम कौन सी पवनें पढ़ रहे हैं? ठंडी पवनें। याद रखना, ठंडी पवनें। पवनें दो होती हैं, गर्म और ठंडी। तो गर्मों को हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब ये ठंडी पवनें। अब ठंडी में और है, पापा गए मैक्सिको। कहाँ गए पापा? पापा गए मैक्सिको, पापा मैक्सिको गए। पेम्पारो लाए अर्जेंटीना से, पेम्पर लाए अर्जेंटीना से। बिल्ली बिल्ली कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया वाली। बिल्ली कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया की। और बिली बाव पूछे तो अलास्का क्षेत्र यूएसए की। बिली बाव था वो कहाँ का था? ऑस्ट्रेलिया के अलास्का क्षेत्र का। और बिल्ली कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। और पेम्पर कहाँ से लाया हम? अर्जेंटीना से। पापा कहाँ गए? मैक्सिको। मिस्टल, मिस्टल कहाँ चलेंगी? फ्रांस में। कहाँ पर चलेंगी? मिस्टल फ्रांस में। याद रख सकते हो, फ्रांस से, हालांकि इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए और भी अच्छी ट्रिक है। तो पापा गए मैक्सिको, पेम्पर लाए अर्जेंटीना से, बिल्ली आई ऑस्ट्रेलिया की, और मिस्टल गए फ्रांस। मिस्टर कहाँ गए? फ्रांस गए। अब इनको याद रखने की ट्रिक, वो यही पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देगा, इनमें से गर्म या ठंडी पवनों का चयन कीजिए, तब हमारे सामने कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको याद क्या रखना है कि बाबू और बीबी के पापा पर मेवा ठंडा है। जो बाबू हैं और जो बीवी है, दोनों के पापा पर क्या है? मावा ठंडा है। जो उनके पास मेवा था वो कैसा है? ठंडा है। पर हिम्मत नहीं है किसी की कि उनसे ले ले। और बाबू के पापा से तो बिल्कुल भी नहीं है। बाबू और बीबी हालांकि प्रजाति दोनों एक ही है, बस एक शुरुआत में और एक बाद में, ठीक है ना। तो बाबू से फिर क्या बन जाती है? बीवी। और बीवी से फिर क्या बन जाती है? फिर वो तुम्हें पता ही है क्या बनती है। तो याद कैसे रखेंगे? बाबू और बीबी के पापा पर मेवा ठंडा है। जो बाबू है और जो बीबी है उस पर के उनके जो पापा उन पर क्या है? मावा ठंडा है। अब याद कैसे करेंगे? वा से बोरा, वू से बुरान, बा से बोरा, वू से बुरान, बी से बिली बिली, बी से बिली बाव, पा से पापा गयो, पर से पेम्परो, पर से पेम्परो, में से मिस्टल, वा से ब्लेजार्ड या तड़ित झंझा। और ठंडा से याद रखना है, ये क्या है? ठंडी पवनें हैं। वापिस, बाबू और बीवी के पापा पर मेवा ठंडा है। जो बाबू और बीवी के पापा उन पर क्या है? मेवा ठंडा है। बा से बुरान, बा से बोरा, बू से बुरान, बी से बिली बिली, बी से बिली बाव, पा से पापा गयो, पर से पेम्परो, में से मिस्टल, बे से ब्लेडजार्ड या तड़ित झंगा। हमने पढ़ लिया था। ये बिली बाव कहाँ चलेगी? यूएसए में। कहाँ चलेगी? किस क्षेत्र की है? यूएसए की।
किसकी है? यूएसए की। और ये वाली है, ये किसकी है? बिल्ली बिल्ली। बिल्ली कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया के। पापा कहाँ गए थे? मैक्सिको। पापा कहाँ गए थे? मैक्सिको। पैम्पर कहाँ से लाए थे हम? पैम्पर लाए थे अर्जेंटीना से। कहाँ से लाए थे? अर्जेंटीना से। कहाँ से लाए थे? अर्जेंटीना से। पापा कहाँ गए? मैक्सिको। बिल्ली कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। बिल्ली बाब कहाँ का था? यूएसए के अलास्का क्षेत्र का। अलास्का। अलास्का क्षेत्र का, ठीक है। मिस्टल मेवा से। ब्लेजार्ड या तड़ित जंगा। ये तो थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण पवनें। मिस्टल को देखा जाता है तो कहाँ की है ये देखा जाता है तो ये है, से याद रख सकते हैं हम, वैसे हम इसको फ्रांस की। कहाँ की? फ्रांस की है। कौन सी? मिस्टल पवनें। तो ये तो थी हमारी ठंडी और गर्म पवनें। एक बार पुनः देख लें आप इनको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। बोरा एड्रियाटिक से लाए थे। बुरान रूस के साइबेरिया क्षेत्र से। ब्लेजार्ड या तड़ित जंगा जो कनाडा देश के उत्तरी भाग है उसमें प्रवाहित होती है। ये हिमवर्षा करती है, इसे स्नो रेन के नाम से जानते हैं। आगे पढ़ा था बिलीबाब यूएसए के अलास्का से। बोरा एड्रियाटिक सागर। बुरान रूस के साइबेरिया क्षेत्र। ब्लेजार्ड या तड़ित जंगा कनाडा देश के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है, कनाडा में हिमवर्षा करती है, स्नो रेन के नाम से जाना जाता है। बिलीबाब यूएसए के अलास्का क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया की। बिल्ली कहाँ की थी? ऑस्ट्रेलिया की। पापा गए मैक्सिको। पैम्पर लाए अर्जेंटीना से। बिल्ली ऑस्ट्रेलिया की। मिस्टल फ्रांस की। ये तो थी ठंडी पवनें। आप आसानी से बता सकते हो कि इनमें से गर्म पवनें या ठंडी पवनें कौन सी हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पवनों से आज तक पूछे गए हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिए? अभी तक हमने जो हमारे महत्वपूर्ण पवनें थी उनके बारे में अध्ययन कर लिया, जिनमें पहले हमने व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय, उसके बाद में जो मौसमी पवनें थी स्थलीय और जलीय, उसके बाद में स्थानीय पवनों के बारे में हमने जान लिया किस क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी पवन देखने को मिलती है। अब आगे पहले हम महाद्वीपों को देख लेते हैं, कौन कौन से महाद्वीप किस जगह स्थित हैं। तो एशिया, इससे क्या है हमारे थोड़े से माइंड में, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हमारे माइंड में थोड़ा सा क्या होगा, मैप बन जाएगा कि कौन से स्थान पर कौन सा महाद्वीप स्थित है, इसे आसानी से हमें समझ आ जाएगा। यह एशिया, एशिया के जस्ट पश्चिम में कौन सा है? यूरोप। कौन सा है? यूरोप। यूरोप के नीचे अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका से इधर चलते हैं तो कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। और उसके नीचे दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और नीचे है अंटार्कटिक वाला, ठीक है। तो ये तो थे हमारे क्या थे, 2, 4, 6 और एक नीचे है हमारा कौन से वाला है, ये रहा अंटार्कटिका वाला। कौन सा? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। तो ये हो गए हमारे 7 कॉन्टिनेंट। ओके, अब महासागर, महासागर देखते हैं। तो पहले प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर, ठीक है। अब इनके क्या है, उत्तरी प्रशांत सागर, दक्षिणी प्रशांत सागर। ये उत्तर में है तो उत्तरी, दक्षिण में है तो दक्षिणी प्रशांत सागर, क्योंकि जो भूमध्य रेखा है वो यहाँ से गुजरती है। जो भूमध्य रेखा है वो इस वाले क्षेत्र से गुजरती है। तो इस वाले क्षेत्र का जो ऊपर वाला भाग है उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी सागर, उत्तरी प्रशांत सागर, दक्षिणी प्रशांत सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और ये हमारा हिंद महासागर। फिर यही प्रशांत महासागर है, क्योंकि अगर हम इस मैप को फोल्ड कर दें, जैसे ये मैप है अभी हमारे सामने, इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो प्रशांत महासागर और जो हमारा एशिया का भाग है, उत्तरी अमेरिका और एशिया का भाग है, वो दोनों पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फोल्ड करने पर आ जाते हैं। और ऊपर है हमारा आर्कटिक सागर, ठीक है। ये तो हमारे क्या हैं, सागर हैं, ठीक है, याद रखना। अब ये तो हमें मोटी मोटी जानकारी हो गई, एशिया किस जगह स्थित है, यूरोप किस जगह स्थित है, अमेरिका किस जगह स्थित है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है। तो ये हमारे कुछ महाद्वीप थे। और आगे चलते हैं और मैप की थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जो कि हमें भविष्य की क्लासों में बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। हालांकि क्लास के साथ आपको और भी अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये हमारा
मानचित्र है, इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जानने वाले हैं, कौन से क्षेत्र कौन सी जगह है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम। ये हमारा रूस है, कौन सा है? रूस के नीचे है ये वाला क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मंगोलिया। किस नाम से? मंगोलिया। मंगोलिया के पास वाला क्षेत्र है तजाकिस्तान। कौन सा है? तजाकिस्तान। कौन सा वाला? तजाकिस्तान। तजाकिस्तान के नीचे है उज्बेकिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान रहा, ये पाकिस्तान रहा, ये भारत रहा, ये नेपाल रहा, ये चीन रहा, छोटी छोटी आंखों वाला चीन रहा। ठीक है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया रहा। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये हमारा न्यूजीलैंड रहा। आगे चलते हैं हम इधर। पहले अमेरिका में कनाडा के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको। ठीक है, ये क्यूबा। हालांकि हम इन सब के बारे में भी आगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। क्यूबा में क्या प्रसिद्ध है, क्यूबा का क्या प्रसिद्ध है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा इक्वाडोर, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है। तो आप देख सकते हो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजर रही है? भूमध्य रेखा यहाँ से गुजरती है, जिसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? इसके अंदर आ जाता है हमारा अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका का भाग। इस पर इक्वाडोर स्थित है। किस पर? भूमध्य रेखा पर। और भी कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानना चाहो, जैसे नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, स्वालबार्ड, ये यूनाइटेड किंगडम यूके, ये आयरलैंड, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, बुल्गारिया, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन। रूस और यूक्रेन का भी युद्ध चल रहा था। वो यूक्रेन कहाँ है? ये है। ठीक है, इसको रोटियों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पोलैंड हो गया हमारा, ये रोमानिया, ये ट्यूनेशिया, ये तुर्की हो गया, ये मिस्र हो गया, ये सऊदी अरब हो गया। आगे और देखते हो, अल्जीरिया हो गया। अल्जीरिया के बाद में इसको देखो आप, सर्वेरिया, ये नामीबिया है। इसमें थोड़े से क्लियरली और अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। अच्छा मैप लाया जाएगा अगली क्लास में, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये है हमारी चिली, ये है ब्राज़ील, ये है पेरू वाला क्षेत्र, ये उरुग्वे और ये अर्जेंटीना। क्या है? उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, पैराग्वे और बोलेविया। कौन सा है? बोलेविया। तो ये तो किसके थे? उत्तरी अमेरिका के। उत्तरी अमेरिका के कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। इधर हम दक्षिण अमेरिका के देखते हैं तो ब्राज़ील, पेरू, बोलेविया, उरुग्वे, अर्जेंटीना, चिली और फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, ये था हमारे इधर का। अब आते हैं हम किसकी तरफ? ये यूरोप में पढ़ लिया हमने, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, हंगरी, बुल्गारिया, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्तोनिया, लातविया, बेलारूस। और फिर इधर से हम नीचे की ओर चलते हैं तो नीचे की ओर अफ्रीका में पढ़ते हैं हम, अंगोला, नामीबिया और ये बोत्सवाना। इसमें हालांकि और अच्छे से नहीं दिख रहे आपको, और अच्छे से मैप में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे एशिया में रूस, मंगोलिया, चीन के बाद में हमारा कौन सा था? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। ये हमारा अरब सागर वाला क्षेत्र है। हमारे यहाँ पर श्रीलंका है, ये मालदीव है। इधर आते हैं हम तो ये हमारा बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, ये लाओस है, ये वियतनाम है, ये ताइवान है, ये फिलीपींस है, ये ब्रूनेई है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये पूर्वी तिमोर है, ये पापुआ न्यू गिनी। ये वाला जो अभी हमारे पीएम जो गए थे हाल ही में, पापुआ न्यू गिनी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उनका पैर छू करके सम्मान किया था। तो ये वही पापुआ न्यू गिनी है।
ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे कोई जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनके कोई पैर छूकर आदर या सम्मान करता है। ये अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, जो महत्वपूर्ण शहर थे, इनसे हमारा पाला पड़ने वाला है, क्योंकि हम अब सिर्फ घरों में या कमरों में नहीं रहेंगे। अब हमारा काम है रोज विश्व के अंदर घूमने का, आराम से। जब मन किया, जब गर्मी लगी तब प्रशांत महासागर में कूद गए, जब मन हुआ तब अटलांटिक महासागर में, जब मन किया नहीं आज तो यहाँ इधर नहीं चलना, अपन को कनाडा चलना है तो कनाडा में घूमेंगे। कभी मन किया हमारा कि नहीं आज तो हम ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, कभी मन किया हिंद महासागर में नहाएंगे, कभी मन किया ग्रीनलैंड घूम के आएंगे। तो हमारा काम है आज से रोज़ का, जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं मेरे साथ में, उन सभी का काम है, तुम तो बस पेन कॉपी कागज़ कलम लेकर तैयार रहो, तुम्हें ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, खाना पीना सब मेरा, आपको तो सिर्फ मेरे साथ चलना है। तो सभी तैयार रहें चलने के लिए। तो सीट बेल्ट की पेटियां बांध लें, क्योंकि हम क्या करेंगे, अब घूमने का काम करेंगे। पढ़ाई बहुत कर ली अब हमने, अब तो बोल दो घर वालों को कि हम तो मम्मी घूमने जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, विश्व का मानचित्र है। तो अभी तक हमने जो पढ़ने थी उनको अच्छे से पढ़ लिया। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आज हम अपने टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाद में एक नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे, और नया टॉपिक बहुत ही मज़े और शानदार से होने वाला है। इसीलिए आप सभी हमारे साथ बने रहें, निरंतर इन कक्षाओं का आनंद लेते रहें। बस पढ़ाई अगर करनी है तो मस्ती के अंदर करो, ऐसा नहीं पढ़ाई अपने आप पर एक बोझ बन जाए। पढ़ाई अपने आप पर बोझ नहीं बननी चाहिए, ये मस्ती के रूप में चलती रहनी चाहिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि प्रेशर लेने से भी कुछ होना जाना तो है नहीं। तो जो हमारा निरंतर अध्याय या स्वाध्याय चल रहा है उसे हम निरंतर बनाए रखें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में, नई उमंग के साथ में। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहिए। आज एक हमारे परम मित्र हैं, उन्होंने एक राजस्थानी कविता भेजी है, जो हमारे राजस्थानी कल्चर को और जो मॉडर्न कल्चर है उनकी तुलना करती है आपस में। तो आपका 2 मिनट का समय और लूँगा उसके लिए। और मेरा मानना है कि आपको भी अपने राजस्थान की जो ओल्ड कल्चर था, पुरानी परंपराएं, संस्कृति थी, और जो नई कल्चर है उसके बीच में इसमें डिफरेंट दर्शाया गया है। और ये जो कविता लिखी है वो लिखी है कैलाशदान कविया ने। किसने? कैलाशदान कविया ने। उन्होंने क्या लिखा है, और बहुत ही खूब लिखा है। कतरो बदलिया जाओ जमानू, रीत पुरानी खाए जमानू, मक्का बाजर मोट छोड़िया, लूका गेबू खाए जमानू, चाकी चूल्हा कहूँ छूट गई, गैस गैस की खाए जमानू, खींचड़ काटो आज कटे है, चाट पकौड़ी खाए जमानू, ओलियो आवे देसी घी की, सगलो नकली खाए जमानू, घर घर में कैलाश रोगला, अलसू पलसू खाए जमानू। तो आज इसी के साथ में हम विराम देते हैं। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।